गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 101% में मैं सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डचों का आगमन होता है, यहाँ पर कंपनी की स्थापना करते हैं, व्यापार करते हैं और पुनः चले जाते हैं। इसके बाद कौन से व्यापार आते हैं विदेशी, उसके बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों का आगमन होता है, लेकिन ये अंग्रेज जो आते हैं ये डचों के बाद आते हैं, लेकिन कंपनी स्थापना जब करते हैं, कंपनी की स्थापना ये लोग डचों से पहले ही कर देते हैं। आज की क्लास में हम लोग इन अंग्रेजों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। सबसे पहले जो इंग्लैंड के व्यापारी थे उन लोगों ने एक योजना बनाई कि सारे लोग जो पूरब के साथ व्यापार कर रहे हैं, हम लोग भी पूरब के साथ व्यापार करें। इन योजनाओं के तहत क्या करते हैं, जो लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन करते हैं। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। सितंबर 1599 ईस्वी में इस लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में सितंबर 1599 ईस्वी में यह फैसला किया जाता कि हम लोग भी एक समूह में एकत्रित हो। समूह में एकत्रित किसके बैनर तले हो? एक कंपनी का गठन किया जाए। और इस कंपनी के गठन के साथ यह फैसला हुआ कि हम लोग भी पूरब के साथ व्यापार करेंगे। कंपनी का गठन किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू इनटू द इंडीज। अब कंपनी का गठन हो गया। इस कंपनी के गठन की जानकारी महारानी को दी जाती है। महारानी को क्यों दी जाती है? क्योंकि वही इंग्लैंड की मालकिन है। तो महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम को इस कंपनी के गठन की जानकारी दी जाती। महारानी खुश होती। महारानी कहती है कि आप लोगों की सोच अच्छी है, जाइए हम आप लोगों को आदेश देते हैं। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने आज्ञा पत्र जारी कर दिया। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी ने क्या आज्ञा पत्र जारी किया कि 15 वर्षों के लिए आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस व्यापार में सहायतार्थ क्या सरकार करेगी? सरकार ने कहा कि कंपनी की देखरेख के लिए हम एक समिति बना देते हैं। समिति बनी, उस समिति में एक निदेशक की व्यवस्था कर दी गई, एक उप निदेशक की व्यवस्था कर दी गई। एक निदेशक हो गए और एक उप निदेशक, साथ में 24 सदस्यों को नियुक्त किया गया। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कंपनी का देख रेख करेंगे। किसी भी प्रकार की व्यवस्था करनी होगी तो ये निदेशक, उप निदेशक और 24 सदस्य मिलकर कंपनी के सहायतार्थ जो है व्यवस्था करेंगे। कब फरमान जारी हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कितने दिनों के लिए? 15 वर्षों के लिए। महारानी ने आज्ञा दे दिया कि भाई आप लोग जाइए, 15 वर्ष के लिए व्यापार कर सकते हैं। क्या हुआ कि 1603 ईस्वी में महारानी की मृत्यु हो जाती है। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। अब इनके उत्तराधिकारी राजा बनते हैं। कौन? जेम्स प्रथम अब इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं। जेम्स प्रथम जब इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं तो वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों में दूत भेजते हैं। उनका एक दूत आता है भारत। यहां से पेपर में प्रश्न निकलता है कि जब ये यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज जब भारत में आ रहे थे, क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न काफी निकलते हैं। अंग्रेज काफी समय तक हमारे यहाँ शासन सत्ता चलाए, हमारी सारी व्यवस्थाओं को इन लोगों ने डावाडोल कर दिया। तो यहां से पेपर में प्रश्न भी काफी निकलता है, क्योंकि ज्यादा समय इन लोगों ने हमारे यहाँ कब्जा किया था। तो जेम्स प्रथम दूत भेजते हैं, वहां से भी प्रश्न निकलता है। साथ में यहां से प्रश्न ये निकलता है कि जब अंग्रेज भारत में आया था तो अंग्रेजी कंपनी यहां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है, तो उस समय भारत में किसकी शासन सत्ता थी? किसकी शासन सत्ता या किस वंश की शासन सत्ता? तो मुगल वंश की शासन सत्ता थी। मुगल वंश की शासन सत्ता चल रही थी। और उस समय सम्राट कौन था? तो सम्राट अकबर महान।
अकबर महान की शासन सत्ता चल रही थी। इंग्लैंड का जो ये सम्राट जेम्स प्रथम, ये भारत में एक दूत भेजता है। कब भेजता है? 1608 ईस्वी में इन्होंने अपना एक दूत भेजा। किसको भेजा? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये इंग्लैंड से चलते हैं। यहां से एक प्रश्न बनता है कि ये कैप्टन विलियम हॉकिंस कैसे आए थे? समुद्री मार्ग से आए थे या स्थल मार्ग से? तो ये समुद्री मार्ग से आए थे। किस जहाज से आए थे? तो हेक्टर नामक जो जहाज थी, हेक्टर नामक जहाज के सहायता से इंग्लैंड से ये पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। अब जेम्स प्रथम ने क्या सुना था? इंग्लैंड वाले आए थे व्यापार करने के लिए। उस समय किसकी शासन सत्ता थी? मुगल वंश की, और शासक था अकबर महान। तो जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा। किसके नाम लिखा? अकबर महान के नाम एक पत्र लिखते हैं जेम्स प्रथम। और ये पत्र जो है हॉकिंस को देके कहते हैं कि जाइए और हमारी बात जो है ये पत्र दे दीजिएगा, हमारी बात बता दीजिएगा कि हम आपके यहाँ से व्यापार करना चाहते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं, लेकिन वहां पर शासन सत्ता जो है बदल चुकी थी। क्यों? अकबर 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अब अकबर की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी अर्थात जहांगीर जो है शासक हो जाता है। जहांगीर शासक बन गया। जहांगीर के सम्राट जो जहांगीर थे, उनके दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस उपस्थित होते हैं मुगल सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेके। हॉकिंस बातचीत में इतना चतुर था, इतना बुद्धिमान था, ये 2 भाषा बोल सकता था, तुर्की और फारसी भाषा अच्छी तरह से बोल सकता था। ये अपनी बातों से सम्राट जहांगीर को इतना प्रभावित करता है कि जहांगीर इससे काफी प्रभावित होता है और इसे 400 का मनसब दे देता है। साथ में इसे उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? फिरंगी खां। फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है। फिरंगी खां या इंग्लिश खां की इसको उपाधि दी जाती है। ये रहता कितने दिन है? हॉकिंस 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहता है। 3 वर्षों तक ये मुगल दरबार में रहता है। ये जहांगीर को इतना प्रभावित करता है कि जहांगीर इसे कुछ विशेषाधिकार दे देता है। 1608 ईस्वी में इन अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार मिल गया था। सूरत में कि भाई जाइए आप जो है फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर पुर्तगाली जो पहले से स्थापित थे, इन लोगों ने इस विशेषाधिकार का विरोध किया और मजबूरन जो है जहांगीर को मजबूर में होकर जहांगीर ने क्या कहा कि अंग्रेजों से आप फैक्ट्री स्थापित करिए कोई बात, लेकिन इनकी सुरक्षा नहीं दे सका। इस तरीके से जो सूरत में प्रथम फैक्ट्री ये लोग स्थापित करने वाले थे, इसका कार्य धीरा हो गया। अब धीमा कार्य हो गया। इससे पहले ही 1611 ईस्वी में इन अंग्रेजों ने क्या किया? मुसलीपट्टम या मछलीपट्टम, मुसलीपट्टम या इसको मछलीपट्टम भी कहते हैं, यहां पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने में इन लोगों ने सफलता पाई। और ये जो 1608 ईस्वी से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का कार्य चल रहा था, ये 1613 ईस्वी में ये सूरत वाली फैक्ट्री बनके तैयार होती है। सूरत वाली फैक्ट्री इनके बनके तैयार होती 1613 ईस्वी में। कैप्टन विलियम हॉकिंस की असफलता के बाद जेम्स प्रथम, सम्राट जेम्स प्रथम अपना दूसरा दूत भेजता है। दूसरा दूत कौन सा था? पाल केनिंग। दूसरा दूत पाल केनिंग। ये पाल केनिंग आते हैं 1612 ईस्वी में। ये जब मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं जेम्स प्रथम का संदेशा लेके, ये भी विशेषाधिकार पाने में असफल होते हैं। उसके बाद तीसरे दूत के रूप में आते हैं 1615 ईस्वी में। तीसरा दूत जेम्स प्रथम भेजते हैं 1615 ईस्वी में। किसको भेजते हैं? विलियम एडवर्ड को। विलियम एडवर्ड तीसरे दूत के रूप में आते हैं, लेकिन ये भी विशेषाधिकार पाने में असफल होते हैं। उसके बाद जेम्स प्रथम ने हार नहीं मानी, पुनः एक दूत भेजते हैं, अर्थात चौथा दूत भेजने का प्रयास करते हैं। कब? 1615 ईस्वी में। और चौथे दूत को इन्होंने भेज भी दिया। क्या नाम था? टॉमस रो। चौथे दूत के रूप में टॉमस रो जेम्स प्रथम का संदेशा लेके मुगल सम्राट
के दरबार में उपस्थित होते हैं। साथ में इन्होंने किसको ले लिया? एक पादरी थे एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी, इन दोनों ने मुगल साम्राट के शासन में पहुंचते ही इन लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर दरबार में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, अगर वो हमारी तरफ आ जाएं तो हमें विशेषाधिकार पाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इन सब चाहतों से इन लोगों ने क्या किया कि जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उन्हें आपस अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने उपहारों और भेंटों का जो है दौर शुरू कर दिया, जिससे ये प्रमुख व्यक्तित्व थे इनसे बहुत प्रभावित हुए और इन्हें विशेषाधिकार दिलाने में सहायता किया। इस तरीके से थॉमस रो और एडवर्ड टेरी जो चौथे दूत के रूप में जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में भेजा था, इन्हें विशेषाधिकार पाने में सफलता मिलती है। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए ये लोग विशेषाधिकार पाने में सफल हो जाते हैं। विभिन्न संघर्षों को झेलने के बाद ये टिकने का प्रयास करते। संघर्ष कैसा? जो प्रतिस्पर्धा थी, जो अन्य यूरोपीय कंपनी आए थे जो यहाँ पर पहले से स्थापित थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया और इन संघर्षों को झेलने के बाद इन्हें एक अच्छा संदेश मिलता है। कब मिलता है? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का सुल्तान, गोलकुंडा अर्थात ये दक्षिण भारत में है, ये गोलकुंडा का सुल्तान जो था 1632 ईस्वी में, इसने क्या किया कि एक फरमान जारी कर दिया। फरमान अर्थात आदेश जारी किया। उसने क्या कहा कि अगर अंग्रेज हमें 500 पैगोडा दे दे सालोना, पैगोडा किसने डाला था? डचों ने डाला था। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि डचों का सिक्का पैगोडा, 500 पैगोडा अगर ये लोग सालाना कर दे दें तो गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। कितना हमको चाहिए? केवल 500 पैगोडा चाहिए और उसके बाद आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। अब गोलकुंडा के सुल्तान ने तो इसे फरमान दे दिया। अंग्रेज भी तैयार हो गए कि चलिए 500 पैगोडा दे देंगे, हमको व्यापार करने दीजिए गोलकुंडा से, गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं। लेकिन जो स्थानीय अधिकारी थे वो लोग बार बार अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे कि हमको भी कुछ दीजिए, अन्यथा हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे। इन सभी चीजों से परेशानी इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन अंग्रेज भी काफी चतुर थे, वो यहाँ पर व्यापार तो कर ही रहे थे, साथ में वो नई जगह की तलाश में रहते थे। एक दिन एक घटना घटती है, ये लोग पहुंचते हैं 1639 ईस्वी की बात है। 1639 ईस्वी में क्या हुआ कि एक अंग्रेज था फ्रांसिस डे, इसने क्या किया कि चंदगिर के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। मद्रास को क्या किया? इसने पट्टे पर ले लिया, एक अनुबंध कर दिया और इस अनुबंध करने के बाद मद्रास में ही इन अंग्रेजों ने एक किला बंद कोठी बनाई। उसका नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। अब यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था, इनकी किला बंद कोठी थी, कहां अवस्थित था? तो ये मद्रास में अवस्थित था। अभी इन लोगों ने क्या किया? मद्रास को केवल पट्टे पर लिया है, बल्कि यहां पर कब्जा नहीं किया है। ये पट्टे पर लेकर ही वहां पर एक किलाबंद कोठी स्थापित करते हैं चंदगिर के राजा से, जो पट्टे पर मद्रास को लिया था 1639 ईस्वी में। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है, आता है समय 1661 ईस्वी। 1661 ईस्वी में एक घटना घटती है। इंग्लैंड का सम्राट, इंग्लैंड के महाराजा, उनकी शादी होती है। कौन महाराजा हैं? चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी है। इनका नाम है कैथरीन के साथ शादी होती है। अभी जो अंग्रेज और पुर्तगाली एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, अब इंग्लैंड के सम्राट और इनकी राजकुमारी के बीच शादी होती है 1661 ईस्वी में। इससे पुर्तगाली काफी खुश होते हैं। अब शादी होगी तो भाई दान दहेज भी देना होगा, तो इन पुर्तगालियों ने क्या किया कि दहेज दे दिया। किसको दहेज दे दिया? दहेज के रूप में इन्होंने बंबई प्रांत ही दे दिया। ये बंबई जो अभी पुर्तगालियों के कब्जे में थी, इस बंबई को
इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाली दे देते हैं। अब दहेज के रूप में जब इनको बंबई प्रांत मिल गया तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि सम्राट भाई चालाक आदमी, इन्होंने क्या सोचा कि बंबई तो मेरे किसी काम का नहीं, एक काम करते हैं कि ये जो कंपनी हमारे देश की जो कंपनी वाले वहां काम कर रहे हैं उनको अगर हम बंबई प्रांत किराए पर दे दें तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। इस तरीके से इन्होंने कंपनी को आदेश दिया। कब? 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में इन्होंने कंपनी के जो कर्मचारी थे उनसे कहा कि आप एक काम करिए, बंबई को किराए पर ले लीजिए, किराए पर ले लीजिए। कितना किराया हमको चाहिए? 10 पाउंड वार्षिक चाहिए। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इन्होंने बंबई को जो है अंग्रेजों को सौंप दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इंग्लैंड की कंपनी भी अच्छा व्यापार कर रही थी, सम्राट भी अच्छा शासन सत्ता चला रहे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इंग्लैंड में जागरूकता काफी तेजी से फैल गई और जागरूकता फैलने पर इन लोगों ने देखा कि जो हमारा सम्राट है वो शासन सत्ता सही ढंग से नहीं चला रहा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति कर दिया। इंग्लैंड में क्रांति हो गई। इंग्लैंड में क्रांति हो गई। क्रांति हुई तो हुआ क्या कि वहां पर शासक थे जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय को ही शासन सत्ता से हटा दिया गया, अर्थात इनका तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट कर दिया गया। अब इनके स्थान पर किसको शासक बनाया गया? इन्हीं कुल खानदान के थे विलियम तृतीय। विलियम तृतीय को जो है शासक बनाया जाता है। लेकिन यह फैसला होता है कि अगर एक ही आदमी को पुनः राजा बना दिया जाएगा तो यह भी निरंकुश हो सकता है या यह भी शासन सत्ता सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए क्या किया गया कि विलियम तृतीय को राजा बनाया गया। साथ में इनकी पत्नी थी मेरी, उन्हें भी शासक बना दिया गया, अर्थात संयुक्त शासक के रूप में इन दोनों की नियुक्ति होती है। और क्या हुआ 1688 ईस्वी में? इस क्रांति के बाद राजा का जो हक ज्यादा पावर थी उन्हें कम कर दिया गया। अब किसकी सर्वोच्चता स्थापित हुई? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है। जब संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है तो वहां एक पार्टी सत्ता में आती है, हिग पार्टी। हिग पार्टी संसद में अपनी सर्वोच्चता साबित करती है, सत्ता में आती है। उसने क्या कहा कि जो अभी थोड़े लोग व्यापार कर रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है। उसने क्या किया कि कहा कि सभी लोग जो भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं वो भारत के साथ व्यापार करें। इसके लिए इसने क्या किया? 1688 ईस्वी में एक नई कंपनी का गठन करवा दिया। उसका नाम क्या था? न्यू कंपनी। अभी एक कंपनी भारत के साथ व्यापार ही कर रही थी, इधर संसद की सर्वोच्चता स्थापित होने के बाद एक और कंपनी का गठन होता है 1688 ईस्वी में, न्यू कंपनी। अब न्यू कंपनी ने भी भारत के साथ व्यापार करने की योजना बनाई। संसद की सर्वोच्चता स्थापित होने के बाद एक नई कंपनी का गठन होता है। फिर शासन सत्ता को यह लगता है कि कुछ और कंपनियों का अगर गठन कर दिया जाए तो शासन सत्ता को ज्यादा लाभ होगा, देश को आर्थिक लाभ अत्यधिक होगा। इस तरीके से 1694 ईस्वी में 1694 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स कॉमन्स के एक प्रस्ताव के द्वारा 1698 ईस्वी में दो कंपनियों का गठन हो गया। दो कंपनी का गठन हो गया, दो नई कंपनियों का गठन हुआ। नाम क्या रखा गया? पहली का रखा गया जनरल सोसाइटी, दूसरी का रखा गया इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इस प्रकार से दो कंपनियों का और गठन हुआ 1698 ईस्वी में। 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के द्वारा दो कंपनियों का गठन हो गया। कौन? जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट। इन कंपनियों के माध्यम से सरकार ने सोचा कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अब जो नई नई कंपनियां स्थापित थी और पहले से जो स्थापित कंपनियां थी, इन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों को महसूस हुआ कि अगर हम लोग एकत्रित होकर एक ही जगह रह के अगर व्यापार करें तो हमको ज्यादा लाभ होगा और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता। सरकार को भी लगा कि अगर एक लोग इकट्ठा रह के व्यापार करेंगे तो व्यापार अच्छा होगा और हमारी आर्थिक सहायता भी अच्छी होगी, हमको टैक्स भी
भी ज्यादा मिलेगा, जिससे देश को जो है मुनाफा होगा। इन सभी योजनाओं के साथ 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में जितनी भी कंपनियां थी सबको एक जगह कर दिया गया, एक कंपनी हो गई। कौन कौन सी कंपनी? एक तो जनरल सोसाइटी, और कौन सी थी? एक न्यू कंपनी। जनरल सोसाइटी, न्यू कंपनी प्लस इंग्लिश कंपनी, ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इन सभी कंपनियों को 1760 ईस्वी में संयुक्त कर दिया गया। और अब इन लोगों का, जैसे पहले न्यू कंपनी बनी थी, उसके बाद जनरल सोसाइटी बनी, फिर उसके साथ ही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट बनी। इन सभी को एक करके एक नया नाम बनाया गया। उसका नया नाम क्या रखा गया? द यूनाइटेड कंपनी, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, टू द ईस्ट इंडीज। और ये नाम जो है कंपनी का काफी समय तक चलता है। 1833 ईस्वी के चार्टर के द्वारा, 1833 ईस्वी में एक चार्टर आता है। उस चार्टर एक्ट के तहत इसका नाम संक्षिप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? तो ये 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से परिवर्तित किया गया। आज ही क्लास में बस इतना ही। इससे आगे की घटनाएं जो भी अंग्रेजों से संबंधित है हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।